अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी को हम पसंद करते हैं तो हम उसको दुआ देते हैं, उसकी खैरियत चाहते हैं और यकीनन उसके लिए अच्छा चाहते हैं। और यकीनन हमारे यहाँ जो रिवायती तौर पे दुआएं दी जाती हैं उसमें दराज़ी उम्र की दुआ दी जाती है और कहा जाता है कि नसीब अच्छे हों। लेकिन दराज़ी उम्र को लेकर मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि फिर क्या वजह है कि हम अपनी बढ़ती हुई उम्र से हमेशा खाइफ रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, किसी को बताते हुए हिचकिचाते हैं। एक ख़ास उम्र के बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी एज क्या है तो हम बुरा मना जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ख़वातीन से कभी उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लेस टू डू विद द नंबर बट मोर टू डू विद द फैक्ट कि हमने आपकी नौजवानी को, आपकी यूथ को आपकी वाइब्रेंसी से इक्वेट किया हुआ है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब आपकी उम्र कम होती है तो आपका नज़रिया ज़रा फ्रेश होता है, आप दुनिया को बड़े पुरउमंग अंदाज में देखते हैं, आपकी होप होती है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ों की बेहतरी मुमकिन है। अगर हालात सख्त भी होते हैं तब भी आपको लगता है कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत है, मेरे जहन में इतनी सलाहियत है कि मैं अपनी हकीकत को, अपने मुस्तकबिल को बदल सकता हूँ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो वलवला है, ये जो उमंग है, ये मध्यम पड़ने लगती है। तो उढ़ेर उम्री या मिडिल एज जिसको कहते हैं, उसमें बात ये नहीं होती कि भाई आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे या वो दिलकशी नहीं रहेगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, बल्कि इंसान घबराता है। वो तकलीफ़ है ना कि एक तरह से हर चीज़ फ्रेश नहीं लग रही, जेडेड लग रही है, ज़िंदगी एक ख़ास डगर पे चल रही है, किसी बेहतरी की, किसी नएपन की उम्मीद नज़र ना आ रही हो। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे अपने हाथ में है। अगर हम वाकई एंटी एजिंग चाहते हैं तो हमें हर वक्त एक लर्नर्स एटीट्यूड रखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि माहिर नफ्सियात ये तक कहते हैं कि इफ़ नथिंग एल्स, अगर आप रोज़ाना लिखना या अपना दांत ब्रश करना के लिए आप अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं, ट्राई यूजिंग योर अदर हैंड। इससे होता ये कि आपका ब्रेन नए न्यूरो पाथवेज बनाता है जो आपके ऑटोमेटिकली आपको चाको चौबंद रखती है, एक्टिव रखती है। लेकिन जी, इसमें यकीनन आपकी वैनिटी भी काउंट करती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहा है, आपने नींद पूरी ली है, ग़िज़ा अच्छी ली है, अपना ख्याल रखा है, तो यकीनन वो दिलकशी आपके चेहरे पे काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है। आइए आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी ही टिप्स से कि जब आप अपना ख्याल रखें तो किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अपनी जिल्द को लेकर, अपने बालों को लेकर। और इसमें अगर आपने बहुत कोई महंगे प्रोसीजर्स नहीं करवाने, महंगी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या कोई नेचुरल डू इट योरसेल्फ तरीके हैं अपने आप को हमेशा दिलकश रखने के लिए? तो आइए हम चलते हैं उम्मे राहिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मुझे बताएं, आपको कोई इख्तिलाफ तो नहीं है मेरे कहने से कि वाकई इट्स इज अबाउट कि लोगों ने इक्वेट कर दिया है कि अगर आपकी उम्र बढ़ेगी तो चीज़ें बड़ी सुस्त हो जाएंगी, पुरानी वो सीधा लगने लगेगी। आप उनको अपनी लाइफ से दूर करना शुरू कर देते हैं, तभी वो अपनी एज को या बढ़ती एज को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हमारी एज बढ़ेगी तो हम इन लोगों से दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बस ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, लेकिन ये जो पहले पहले निशानात या साइंस नज़र आते हैं ना, ख़ास तौर पे आप देखें कि चेहरे पे तो लोगों का बहुत फोकस होता है। हम आज शुरुआत करना चाहेंगे बालों से। एज सून एज यू नो आपकी एज बढ़ रही है, स्ट्रेसेस, मसरूफियात, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो होता ये है कि वो जो चमक, जो घनापन, जो चीज़ें, और ख़ास तौर पे हम जितने ट्रीटमेंट्स भी करा लेते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो बालों के लिए बताएं क्या कर सकते हैं? उम्र का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि पहले तो बाल फिर भी बहुत हेल्दी होते थे, बट अब एक जो यंग बच्ची है, लड़की, उसके बाल ज़्यादा डैमेज है। और इसलिए कि वो इतना प्रैक्टिकल, जिसका ना अपने बालों के साथ सबसे ज़्यादा खेलती है, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा, कि मतलब जितनी चीज़ें दुनिया में आई वो सब मैं एक ही साल के अंदर कर लूँ। तो उसके लिए जो है हमने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो भी चीज़ हम केमिकली बेस इस्तेमाल करेंगे होता तो केमिकल है। अब उस एक चीज़ को ठीक करता है और दूसरी चीज़ को ख़राब करता है, तो एक के बाद एक ट्रीटमेंट चलता रहता है और एक एज में आके उनके बाल जो है वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, हम जो बना रहे हैं आज हेयर ग्रोथ सीरम बना रहे हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि हम अलग अलग चीज़ें लगाने का टाइम नहीं कि ग्रोथ के लिए अलग लगाएं, शाइन के लिए अलग लगाएं, स्मूदिंग के लिए अलग लगाएं और स्प्लिट एंड्स के लिए अलग लगाएं। हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो सिंपल सा आपका लिव-ऑन सीरम होगा और आप इसको लगा के शैम्पू के बाद अपना आराम से सारे काम कर सकते हैं। और वो आपकी ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेगा और आपके जो फ्रिज आ गया उसको ख़त्म करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सही। मुझे ये बताएं, सॉरी एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि अक्सर हम एक्चुअल जो जड़ है प्रॉब्लम की उस पर नहीं जाते, बिल्कुल, हम
हेयर को मिड लेंथ से या उसके जो एंड्स है उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन स्कैल्प हेल्थ की बात नहीं होती। तो ये जो अभी हम सीरम बना रहे हैं ये सिर्फ बालों पे अप्लाई करें या स्कैल्प पे अप्लाई देखिए, करें? जब रीग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ तो आपके स्कैल्प से शुरू होगी, सही, एंड से तो स्टार्ट होगी नहीं। तो जो आप अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें पहले रूट्स को फीड करना है। बिल्कुल। अगर हम रूट से स्टार्ट करेंगे, पहले वो ग्रोथ के ऊपर काम करेगा, फिर बालों की मिड लेंथ पे शाइन आएगी और एंड्स के ऊपर जो फ्रिज और आपके स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं उसको खत्म करेगा। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने इसमें लिया है रोज वाटर। ओके। अर्के गुलाब इजीली मिल जाता है, आपने अपना कोई सा भी रोज वाटर ले लिया, नहीं तो चाहे तो घर में गुलाब पका के उसका पानी भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। तकरीबन हाफ कप रोज वाटर है और इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ग्लिसरीन। ओके। अच्छा, बालों से ग्लिसरीन को वॉश आउट करना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपके बालों को नरिश करेगा और एक थोड़ी सी स्मूदिंग देगा। अगर सिर्फ आप ग्लिसरीन लगाएंगे तो फिर आपको शैम्पू करना पड़ेगा। हाँ, वो फिर बहुत चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा। इसलिए कि जब सीरम में जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ एक थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दे दे आपको। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें फ्लेक्स सीड ऑयल डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं सिर्फ 4 to 5 ड्रॉप्स। बहुत, तो यानी 1/4 लिटरली चाय का चम्मच है, बहुत थोड़े से 5 ड्रॉप्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है रोजमेरी ऑयल। ये तकरीबन आप इसमें तकरीबन 20 ड्रॉप्स डालेंगे, इसलिए कि हमें ग्रोथ के ऊपर भी काम करना है, हमने बालों के डैंड्रफ को भी ख़त्म करना है और बालों को स्मूथ भी करना है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा भी आजमाया हुआ फॉर्मूला है और मुझे इत्तेफाक से मैं फ्रेश बास्केट पे गई हूँ मैं, तो मुझे फ्रेश रोजमेरी मिल गई और उसको बिल्कुल आप कावे की तरह ना मैंने उसको पकाया। पहले यानी उसको आधा पौना घंटा पानी में पका लें, फिर उसी में ठंडा होने दें, ओवरनाइट रहने दिया। जब वो बिल्कुल इन्फ्यूज़ हो गया, लिटरली देयर वर टाइम्स जब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कहीं से बाल बहुत गिर रहे हैं, तो उन स्पॉट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। उसका आप स्प्रे करना शुरू कर दें और वही जैसे आपने इन्फ्यूज़ किया उस पानी को अपने शैम्पू में मिला के शैम्पू करना शुरू कर दें, तो वो आपके बालों की जो है ना डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा स्कैल्प की, और उसके अलावा बालों की ग्रोथ में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा करता है। तो इस तरह से हमने ऑयल इस्तेमाल किया, नहीं तो आप चाहें तो उसका इन्फ्यूज वाटर बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी चिकनाहट है। ये चिकनाहट इसलिए है कि हमने ऑयल डाला है और ग्लिसरीन डाली है, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे, जैसे अभी मेरे बाल एंड में बहुत रफ हो रहे हैं, अब जैसे एंड्स पे लगाया इसको बिल्कुल एक स्मूथ, एक हल्का सा शाइन देगा, बस एक ग्लॉस सा देगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, लगा के आपने छोड़ दें। बिल्कुल सही है। और अच्छा, ये अगर आप उसको लीव इन कर सकते हैं, इसको आप रात भी लगा सकते हैं नहाने के बाद, इसको डैम्प हेयर में अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। डैम्पन हेयर्स के ऊपर जब आप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, इसलिए कि जैसे जैसे बाल सूखता है वो आपका जो डैम्पन कंडीशन होती है, चाहे बॉडी हो या हेयर्स हो, आपका मॉइस्चर उसमें लॉक हो जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, तो ये ज़बरदस्त सीरम है आपके लिए हेयर ग्रोथ को और हेयर टेक्सचर को बेहतर बनाने के लिए। अब अगला सवाल है मेरा, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, बोटॉक्स, उनको चाहिए कि चेहरे पे शिकने ना आए, कोई आपके प्लास्टिक के हो जाए और आपकी कोई लकीर ना पड़े, पता ना चले कि उम्र कितनी है। तो क्या कोई तरीका है कि वाकई झुर्रियों को, झाइयों को और ख़ास तौर पे रिंकल्स को प्रिवेंट करने का? बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इस्तेमाल होगा एलोवेरा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उम्र से रिक्वेस्ट की थी कि फ्रेश एलोवेरा निकालने का तरीका भी बताएं। बिल्कुल, पहले में हम क्रीम बनाएंगे फिर मैं तरीका बताऊंगी, ताकि इसका डिफरेंट तरीका होता है। अच्छा, इसके लिए कि प्लास्टिक का तो खैर अल्लाह ना करे कोई बने और बनना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि एक्सप्रेशंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुशी होगा, पता तो चले कि आप खुश हैं या नहीं, मतलब आप दिल से हंस भी रहे हैं, क्या कि जबरदस्ती आपको हंसाया जा रहा है। तो अच्छा, ये जो क्रीम है जो हम लाइक जेल फॉर्म में क्रीमी मतलब एक टेक्सचर होगा इसका, ये जो है आपकी प्रीमेच्योर जो लाइंस होती हैं, एजिंग होती है, उसको भी ख़त्म करेगा। एज के साथ जो लाइंस आती है नेचुरली है, उसके होते हैं कि आपका कोलेजन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से आपकी स्किन लूज़ होती है, तो वो लाइंस आना शुरू होती हैं। और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उस पर भी लाइंस आना शुरू होती हैं। सबसे पहले जो है इसमें हमने लेना है, ये देखिए आपने फ्लैक्सीड जो है, इसको मैंने हल्का इसमें आपने फ्रेश फ्लैक्सीड ली है और इसको गर्म पानी में, क्योंकि जैसे ही मैं आई थी सुबह सुबह उन्होंने कहा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी चाहिए इसको भिगोने के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त जेल बनता है। अच्छा, अभी सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो इतना ज़बरदस्त सा बिल्कुल जेल बन जाएगा। इस जेल को आपने लेना है, जेल कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन अभी आपको ये पतला लग रहा है। लेकिन गर्म पानी में या रूम टेम्परेचर कोसे पानी में इसको आप भिगो कर रख दें तो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि इसबगोल या फिर चिया सीड्स, बिल्कुल वैसे ही है फ्लैक्सीड भी। नहीं तो रात को आप भिगो दीजिए और सुबह, लाइक मेरे बच्चे तो क्या करते हैं, रात को भिगोते हैं, सुबह खूब बालों में लगता है और उसके बाद शैम्पू हो जाता है, तो ये बड़ा अच्छा जेल बन जाता है। अच्छा, इसको आपने जेल लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है, इसमें हम आर्गन ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून। अच्छा, इसके साथ जो है ये एलोवेरा मैंने निकाल के रखा है, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी निकालना। ये भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। सही हो गया। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है,
ये इस फॉर्म में जब होता है उनमें इसको कितनी देर तक हम स्टोर रख सकते हैं? निकाल के फ्रिज में रखा जा सकता है आराम से? इसकी जैसे ये ना, ये आपको मैं दिखाऊं, इस वक्त देसी अंदाज से दिखाती हूँ। ये इसके ना क्यूब्स बना लीजिए। ओके, आपने बताया था कि इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप फ्रिज में बहुत दिन रख सकते हैं। इसको आपने बना के रख लेना है और ये बहुत अच्छा चलता रहता है। अच्छा, इसके बाद आपने एलोवेरा जेल डाला, फ्लेक्सीड जेल डाला, आर्गन ऑयल डाला, एलोवेरा जेल डाला। इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ए ऑयल। अच्छा, विटामिन ए ऑयल मिल जाता है इजीली, ये आपने डालना है तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छा, मुझे ये बताइए उम्मीद कई लोगों को ये इस फॉर्म में मिलता है जैसे अगर आपने फेस पे अप्लाई करना हो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको उसकी कैप्सूल्स मिलती हैं जो एडिबल होती हैं। बिल्कुल। तो जो खाने वाली कैप्सूल है, क्या उसका भी बिल्कुल डाल सकते हैं। विटामिन ए इसका क्रीम्स भी आती हैं, विटामिन ए सीरम्स भी आते हैं, विटामिन ए का पाउडर भी आता है, और जो कैप्सूल्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। विटामिन ए, ई नहीं। अच्छा, विटामिन ए के बारे में लेकिन कहा जाता है इट विल आल्सो पील ऑफ। यस, रेटिनॉल होता है। तो ये याद रखिए कि इसको लगा के जो ना धूप में नहीं निकल जाना, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को इसकी आदत डालनी। और देखिए, हम बहुत मिनिमम इसकी क्वांटिटी डाल रहे हैं, और बकिया चीज़ों के साथ जब ऐड कर रहे हैं, ये जो मैंने रेटिनॉल लिया है ये बहुत माइल्ड फॉर्म है और बहुत थोड़ा सा लिया है। एकदम से स्किन के ऊपर लगा के स्किन को पील ऑफ नहीं कर देगा। रेटिनॉल ए जो है बहुत आहिस्ता से स्किन को ब्रिजन वाली कैफियत में लेके आते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्किन उतरती है, डेड स्किन। हाँ, तो कई दफ़ा शुरू में जब आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, वो कहते हैं 2 दिन में 1 दफ़ा लगाएं, उसका गैप करें अगर स्किन पे इरिटेशन। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स हैं। ये मैंने विटामिन ई डाला है। ये कैप्सूल्स भी मिलते हैं और ऑयल भी मिल जाता है। तकरीबन 3 कैप्सूल्स आपने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसलिए मैंने कैप्सूल्स रखे कि लोग कहते हैं ऑयल नहीं मिल रहा है, तो कैप्सूल्स तो आराम से मिल जाते हैं। इसमें हम और इसको ऊपर से लगाने के साथ साथ खा भी लिया करें। बिल्कुल, बहुत खास तौर पे ख़वातीन के लिए इट्स ग्रेट फॉर बैलेंसिंग योर हार्मोन्स। विटामिन ई के साथ यूजुअली आपको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल मिलता है इन्फ्यूज हुआ हुआ, दैट्स एक्सीलेंट। और इवनिंग प्रिमरोज तो ख़वातीन को लाजमी खाना चाहिए। एब्सोल्युटली। 1 टीस्पून हमने इसमें ग्लिसरीन डाला है। और आखिरी जो चीज़ है ये आप देखेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली, ये हम डालेंगे बस थोड़ा सा, लाइक इतना सा, लाइक पिंच। इन तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स कर लेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सीरम बन जाएगा, और ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन लगाना आपने इसको रात में है। अच्छा जी, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विजिबल डिफरेंस के लिए ज़रूरी है कि इसको अप्लाई भी करें। कई लोग कहते हैं ये बना के ये फ्रिज में, ये अरोमा थेरेपी में काम नहीं करेगा, इसके लिए थोड़ी सी अपने आप पे मेहनत करें। लिया है, रात को लेके इसको इस तरह से मसाज किया है, पूरे फेस पे, हाथों पे, नेक पे लाजमी करना है, और उसको अच्छी तरह से अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना। अच्छा, वेरी क्विकली उम्मीद लास्ट 1 मिनट है, तो कैन वी अटेम्प्ट दिस इन 1 मिनट? हाँ जी। अच्छा, ये एलोवेरा जेल है, इसको जब हम काट के रखते हैं, देखिए ये पीला पीला पानी सा निकल रहा है। इस एरिया को आप काट दें अलग से, ये अलग कर दिया, बहुत आराम से निकलता है एलोवेरा जेल। ठीक है, नहीं ये लेकिन मुझे पता करना था भाई, अक्सर मुझसे कहते थे मुझे एक बड़ा काम लगता है ये, तो एक छोटा सा टुकड़ा आपने लिया और उसको आप बिल्कुल ऐसे पील कर रहे हैं। बिल्कुल पील कर लेंगे, एक साइड से। और ये दोनों तरीके बताती हूँ, हम दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये आपने किया और इस पर स्पून लिया आपने, यहीं पे हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त हो गया। तो ये स्पून से आपने किया, ये बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट निकलेगा। ये देखिए इस तरह से निकल आया। ये आपने पूरा इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, इसको आप स्टोर कर लीजिए, और ये जो छिलका है इसको ज़ाया नहीं करें, इसको बालों पे और मुंह पे लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि सिंपल, ये आपने जैसे जेल है, इसमें आपने लिया, सही है, एक तरह से उसको पल्पी सा बना दिया करके, और ये सारा पल्प जो है ना बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें वो पीलापन आने के चांसेस ज़्यादा है? नहीं, वो तो हमने पहले ही निकाल दिया है। अच्छा, पूरा जो ना उसको पहले ही निकाल देंगे। ये आप इस तरह से करेंगे, सारा आपका जेल निकल आएगा। ये इस तरह। अच्छा, इसको मैंने कई लोगों को देखा है वो इतना सा एक टुकड़ा खाने की भी कोशिश करते हैं, खाने से कोई कोशिश नहीं करते, खाते मेरे जैसा इंसान सिर्फ देख की कोशिश करता है। बिल्कुल खाना चाहिए। मैं वी हैव अनदर रेसिपी बिल्कुल बता देती हूँ फटाफट से। ये जो है ना सनब्लॉक, घर में सनब्लॉक कैसे बनता है? वाओ, ओके। कैमोमाइल टी बैग्स गुले बाबू ना आराम से मिल जाता है, नहीं तो कैमोमाइल टी बैग्स होते हैं। एक आपने टी बैग लेके उसका कहवा बना लिया, ठीक है। आपने कोई सी भी क्रीम ले ली, जो भी आपके घर में क्रीम है जो आपको सूट करती है, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोई लोशन है, कोई बेबी लोशन है, आपने 1 स्पून वो क्रीम ली है, 1 टेबल स्पून इसमें आपने कैमोमाइल टी डाली है, और इसमें जो है जिंक ऑक्साइड डालेंगे 1/4 टीस्पून। जिंक ऑक्साइड, ये भी आराम से मिल जाता है? आराम से मिल जाता है। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये आपका लोशन सा बन जाएगा।
और इसको जो है ना आपने सिंपल अपने एज अ सन ब्लॉक लगाना है, ये बेस्ट सन ब्लॉक है। फेस पे भी लगा सकते हैं, फेस के लिए, फेस पे भी, बॉडी पे भी, और कुछ भी नहीं करना। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको इस वक्त तुम्हें दे रही हैं, क्योंकि अगर आप वाकई बहुत अरसे तक अपनी स्किन को जाज़िब नज़र दिलकश रखना चाहते हैं तो सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट, क्योंकि सन रेज सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। थैंक यू उम्मे फॉर वंडरफुल टिप्स। नंबर 1 आपने बताया आज के लिए एक हेयर सिरम, इसके अलावा अपनी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए एक सिरम जो कि आप रात को अप्लाई कर सकते हैं, दिन में अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अ सन ब्लॉक। थैंक यू फॉर दीज टिप्स। इसके साथ ही हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो ज़रा एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करेंगे। कई लोगों से आपका टाकरा, आपकी मुलाकात सोशल मीडिया पे होती है, तो क्या सही है उनसे दोस्ती करना या फिर ये अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है? ये हम आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। तो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू के ऊपर। आजकल देखिए जी, बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर बच्चे घर पर हैं तो महफूज हैं, हमने उन पर नज़र रखी भी है, हमें पता है वो किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कीपिंग इनटू अकाउंट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सिर्फ आपकी बात और मुलाकात अपने जान पहचान वाले लोगों से नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ आप नए और अजनबी लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं। कई दफ़ा ये जो मुलाकात है या इंटरेक्शन है वो दोस्ती में बदल जाती है। इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और कब ये एक मुश्किल चीज़ है, यानी अगर आपका बच्चा या आपके घर में कोई टीनेजर या एडल्ट भी है, वो वहाँ होने के बावजूद गायब दिमाग है और उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे है, तो क्या ये एक अलार्मिंग साइन होता है या नहीं होता? तो आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत, जो कि यकीनन माहिर नफ्सियात भी हैं, लेकिन साथ साथ ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर टू। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे नए फ्रेंड्स बनाना ये आजकल का चलन है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी हद तक ये उनको हेल्प करता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनके लिए शायद सामने से लोगों से, नए लोगों से बात करना, दोस्ती करना मुश्किल है। लेकिन व्हेन डज इट बिकम प्रॉब्लमैटिक? देखो, सोशल मीडिया को थोड़ा सा मैं इसकी तमीज़ बांधना चाहूँगा। सोशल मीडिया को अगर आप माजी में लेके जाएं तो ये एक किस्म का इंट्रोवर्टेड लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, ठीक है। जिस तरह माजी में लोग डायरीज लिखते थे, अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करते थे और ख़त किताबत भी करते थे, बाकायदा लेटर्स जाते थे, पोस्टमैन लेके आता था, और फिल्मों में भी दिखाया कि ख़त आता था तो वो चिट्ठी लिखते थे, फिर जवाब भी देते थे। अब उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया और अवेलेबिलिटी बढ़ गई, लोगों के साथ आपका ज़्यादा हो गया, और फिर एक टाइम ये आया कि आपको ऑप्शंस बढ़ते गए कि किससे दोस्ती करनी है। अब जो एक्सट्रोवर्टेड है, जो ज़्यादा बोलता है, जो अपने आप को लोगों के अंदर इजीली कम्युनिकेट करवाता है, उसके लिए तो ये इतना अहम नहीं है। अहमियत उन्हीं के लिए जो इंट्रोवर्टेड है, और दूसरा ये कि जिनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, सोशल फोबिया है, जो कि बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सोशली शाइनेस होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और वहाँ से ये लोग दोस्तियाँ करते हैं और बड़े आसानी से दोस्ती करते हैं, और वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। और अपने लिए शायद वो जो एक कहना चाहिए लेयर्स है, वो शेड करना आसान होता है। जैसे किन चीज़ों में झिझक है, जो बात कहने से शायद आप घबरा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो कदरे आसान है। लेकिन मुझे बताएं, इसी में एक एलिमेंट आता है सीक्रेट फ्रेंडशिप्स का भी। कई दफ़ा ये इतना एक सीक्रेटिव राब्ता है कि दुनिया के सामने नहीं है। कभी कभार ये भी होता है कि दो लोग असल ज़िंदगी में भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की दोस्ती और इंटरेक्शन है सोशल मीडिया पे। ये ख़तरनाक है। ये तो अब तो ऑप्शन भी आ गया, सीक्रेटिव चैटिंग का एक ऑप्शन भी आ गया है, वैनिश ऑप्शन भी आ गया है कि जैसे ही आप जवाब पढ़ लें उसके बाद वो गायब भी हो जाता है। हाँ ना। अब देखो, बेसिकली सिस्टम तो हमें ख़राब कर ही रहा है अगर आप ज़रा से भी ग्रूम नहीं है। और ये जो एक एडवेंचरस ब्रेन होता है दिमाग में लोगों में, वो बड़ा कॉमनली होता है। हर इंसान के अंदर एक एडवेंचर टाइप की चीज़ होती है कि कुछ हल्ला गुल्ला रहना चाहिए। ये उन लोगों में ख़ास तौर पे होता है जो पैसिवली अपने आप को लोगों में नहीं पहुंचा पा रहे होते, जो अपने उनके स्किल्स हैं। जो अब एक मिसाल है कि लोग बैठे हुए होते हैं क्लास में टीचर पूछता है कि भाई किसको ये जवाब आता है,
तो दो लोग हाथ खड़ा करते हैं, एक यूं बैठा रहता है, बाहर ये कहता है मुझे आता था वैसे इसका जवाब, तो कहते हैं तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, कहता है बस मैं नहीं चाहता या मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन वो बाहर आके वो बातें पूरी कर रहा होता है। नहीं, मैं इसमें जो बात करना चाह रही हूँ वजाहत, कई दफ़ा होता है ना कि जैसे आप डेटिंग या दोस्तियों में एक ख़ास किस्म के प्रोफाइल से दोस्ती कर रहे होते हैं, आपका दिल चाहता है कि या तो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा समझदार है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमने ये भी देखा है और मूवीज़ में भी देखा है और अदरवाइज़ भी पता है कि कई लोगों से आप मतलब की दोस्ती करते हैं। खासतौर पे कोई बहुत पढ़ाकू लड़की है तो उससे नोट्स बनवाने के चक्कर में, रजिस्टर करवाने के चक्कर में, और ऐसे लोगों को आप अपने सोशल सर्कल में एडमिट भी नहीं कर रहे होते, बस वो सिर्फ मतलब की काम ही होता है। तो यही सूरत हाल अगर सोशल मीडिया पे हो कि कोई शख्स असल में आपके साथ बड़ा रूखा सूखा अंदाज है, लेकिन जब आपसे चैट करता है तो अब बहुत ही एक मुखलिस और दोस्ताना रवैया है, तो क्या इससे आपकी अलार्म घंटी बजनी चाहिए? बिल्कुल बजनी चाहिए, लेकिन सामने वाला भी तो भूखा होता है ना दोस्ती करने के लिए। बेसिकली तो वो उसकी अपनी नीड पूरी कर रहा है। सामने अगर वो मतलबी है या वो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है आजकल कि सामने बात नहीं करना, चैट पे बात करना। ठीक है, जब हम नजर आए तो किसी को पता ना चले हमारी दोस्ती है। आप चैट पे आपने ये भी बोल दिया यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन सामने आप आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे। ये उसकी अपनी गलती है जो कि होशियारी कर रहा है, जो मतलब निकाल रहा है। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो तो इंट्रोवर्टेड है और वो बड़ा नीडी है कि वो हर किस्म की ज्यादती को या हर किस्म की दोस्ती को कबूल करने में लगा हुआ है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है जो इस तरह के, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में ब्रेड क्रमिंग बिहेवियर, यानी आपको पूरा केक या पूरा सैंडविच नहीं मिल रहा, बस चंद टुकड़ों पे लगाया हुआ है, थोड़े थोड़े टुकड़े ब्रेड क्रम्स मिल रहे हैं और आप उसी में खुश हैं। यानी आप सोचें, आप किसी के हेलो कर देने पे या एक टेक्स्ट आ जाने पे बेर मिनिमम चीज़ है। भाई लड़कियाँ क्यों ऐसा करती हैं? वैसे लड़कियों की अगर पहले बात कर ली जाए वजाहत कि जी सिर्फ एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आ रहा है तो उसको लॉयल्टी का, वफादारी का, मोहब्बत का, इंटरेस्ट का एक इशारा समझ लेती हैं। बस कुछ चीज़ें तो जाहिर सी बात है टीवी पे और मीडिया पे लोगों ने देखा है कि कुछ मैसेजेस या गुड मॉर्निंग टाइप की जो ग्रीटिंग्स हैं ये आपकी मोहब्बत का समझ लें एक सबूत है, जो कि है नहीं। आपको नहीं पता वो सेंड टू ऑल भी हो सकता है या वो 15 लोगों को जा रहा है, एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है। लो जी, घर में बैठे बैठे 10 लोग एक ही मैसेज पे खुश हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है जी सोशल मीडिया की दोस्तियों की। ये दोस्तियां स्कैम भी हो सकती हैं, तो मुझे बताओ वजाहत कि अगर किसी से अभी आपकी नई नई दोस्ती हुई है और वो पहले आपको पूरा जाल में बिखेरे, आपको उसकी आदत हो जाए, दोस्ती अच्छी हो गई है और कभी कोई फाइनेंशियल मजबूरी का जिक्र करे, आपसे पैसे मांगे, तो क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा डायरेक्ट सवाल हो गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि दोस्ती जो है ना सोशल मीडिया पे ये एक फ़िल्टर की तरह ही है। जिस तरह फ़िल्टर यूज़ करते हैं या आप कोई ऐसी शक्ल देखते हैं जो बहुत ही प्रिटी या बहुत ही अमीर दिखाया जा रहा है, जब आप रियल में देखते हैं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है बाज़ औक़ात कि ये तो कोई 20-25 kg कम लग रहा था कि पिक्चर पे, या ये तो इतना ज़्यादा सेटल नहीं है जितना दिखा रहे हैं, या बातें बड़ी मैच्योर कर रहा है, जब आप एक्चुअल मिलते हैं तो नहीं होता। बिल्कुल, देख के इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हद हो जाती है और फिर दोबारा वो पिक्चर देखो तो गुस्सा आता है कि यार तुम रियल में क्या हो और तुम दिखाते क्या हो। तो स्टार्ट तो आपको पिक्चर से और उसके चीज़ों से होने लगता है। अब एक एक कदम बढ़ते हैं आगे, अच्छी अच्छी बातों के बाद अचानक जो ये आता है तुम्हें नहीं पता आज मैं बड़ा मसले में घिर गया हूँ। अच्छा जी क्या मसला है? ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा कुछ पैसे मुझे चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप अकेले हैं, तन्हा है, घर में बोरियत का शिकार है, आपको दोस्त चाहिए, तो वो दोस्ती बचाने के लिए फिर आप हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप एक दफ़ा हेल्प कर देते हैं तो आप समझ लें कि आप उस खड्डे में गिर गए, क्योंकि वो सामने वाले जो है ना वो 12-13 लोगों से अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, उनमें से वो रिक्रूट कर लेते हैं 2-3 जो कि वो बाकायदा में पैसे देते हैं बाकायदा, और बेचारी लड़कियां तो दे देती हैं, चीज़ें बेच देती हैं। यार मेरे पास एक पेशेंट आई थी। अच्छा, कई दफ़ा ये तासुर भी दिया जाता है कि भाई मैं तो बहुत वेल ऑफ हूँ, ये वक्ती मुश्किल है, ऐसे ही तो देते हैं बिल्कुल कि मैं बहुत सेटल्ड हूँ, बस जरा दे दो, वक्ती तौर पे दे दो। और वो इतना अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी हो रही होती है कि लगता है कि वाकई ऐसा ही है, और फिर वो मोहब्बत तो पीछे रह जाती है और पैसे का मामला, और फिर पैसा लेके वो बंदा भाग भी जाता है।
आज के दौर में एक ये तरीका, एक तो पैसों वाली सूरत हाल होती है, दूसरी जो तस्वीरें मांग रहे होते हैं कि यानी अगर आप नॉर्मली लड़का लड़की की दोस्ती हुई हुई है और लड़का फरमाइश करे कि अच्छा तुम कैसी लग रही हो, मुझे तस्वीर तो भेज के दिखाओ। और ये पिक्चर्स भी देखा गया है कि अगर किसी की नीयत ख़राब हो, कोई आपको हार्म करने की नीयत से ही ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो कल को वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तब आप क्या मशवरा देंगे लोगों को? इसमें वही गुड टच और बैड टच वाला कॉन्सेप्ट मैं लोगों को सिखा देता हूँ कि भाई देखिए, पिक्चर मांगना एक इंसानी जिबिल्लत है जिससे बंदा बात कर रहा है उसकी शक्ल तो देखेगा, ये तो फितरत है। आप उतनी पिक्चर्स दे दें जितना आप सोशली किसी को दिखा सकते, जो मुहज़्ज़ब पिक्चर्स है वो आप दे दें, कोई मुज़ायका नहीं है। अब आप ये भी ना करें कि आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं और आप बोले कि मैं अपना पिक्चर नहीं दिखा सकता। अच्छा, तो ये लड़कियां क्यों करती हैं? कई लड़कियां प्रोफाइल बनाती हैं कि हाथ की चूड़ी की तस्वीर होती है, पैरों की तस्वीर होती अब देखिए ना, ये क्या चक्कर है बताएं? अब कुछ अर्से पहले मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा, डॉक्टर वजाहत मुझे आपसे बात करनी है, और 3-4 सवाल पूछे। मैंने कहा अच्छा आप अपनी डिटेल दें। मैं ये मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपनी मुझे पिक्चर तो दिखाएं, आप हैं कौन? यूं करके एक हाथ लबना। मैंने कहा मैं कंगन से बात थोड़ी कर रहा है यार। तो अब वो मेरी डिटेल सारी ले लिया, मैरिड हैं और मुझे पता है ये वो। मैंने पूछा अपनी शक्ल है? नहीं, मैं अपनी शक्ल गैरों को नहीं दिखाती। तो मुझे तो बड़ा बाय द वे कई लोग स्कैम भी करते हैं। कई दफ़ा आपको कोई शक्ल नज़र आए तो ये भी वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान की सही अपनी रियल फोटोग्राफ भी है या नहीं, उसका तो कोई तरीका नहीं। लोगों को शक्ल देखनी है, एक शक्ल नजर आ जाए, एक पिक्चर बन जाती है साइकोलॉजिकली कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, वो रियल है या फेक है, वो एक नेक्स्ट स्टेज होता है। लेकिन पिक्चर्स देखना ये बड़ा नॉर्मल से बिहेवियर है, इसमें बुराई नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसको गैर मुहज़्ज़ब लेवल पे ना ले जाएं, मांगने वाला भी और देने वाला भी। जब अच्छा, अगर इस तरह की दोस्तियां हैं, अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन है, इसके बाद अगला जैसे आपने कहा ना, शक्ल देख ली, इंटरेक्शंस हो रही हैं, हो सकता है चैट पे बात हो रही है, फिर उसके बाद फ़ोन पे बात हो रही है, मुलाकात की अगर ऑफ़र दी जाए तब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मुलाकात के लिए ही सोशल मीडिया है। अगर आप देखो, नहीं रियल इन पर्सन मुलाकात करना चाह रहे हैं कि मुलाकात उसका अल्टीमेट है क्या? यही है ना कि आप पर्सन टू पर्सन जाके मिलें, विच इज़ नॉट दैट बैड। अगर आप किसी से दोस्ती करके मुलाकात करते हैं और वो हेल्दी स्टेटस पे चली जाती है तो दैट्स नॉट बैड। आप जब इस स्टेजेस पे जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी को अपने साथ शेयर कर लें, या फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स, कोई अक्लमंद फ्रेंड्स, या किसी को साथ ले जाएं। कुछ 10-12 साल पहले चले जाएं, आप किसी से मिलने जाते थे, वो पूरा टब्बर लेकर आती थी अपने साथ, वो अकेली नहीं आती थी, वो मेरी ये सहेली मेरी सहेली कहता है अच्छा जी ठीक है, सारे कैसे हैं, तो वो एक सिक्योरिटी होती है। अगर अच्छा, ये तो बेसिक सेफ्टी की बात की है वजाहत ने। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि आपकी इंटेंशंस वजाहत क्लियर होनी चाहिए। कई दफ़ा जैसे कहा, दोनों पार्टीज़ के साथ हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो, एक शख्स शायद दिल लगी कर रहा है, उसके लिए मुलाकात करने का कोई खासा बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के जहन में शायद है कि ये मेरे साथ बहुत सीरियस है। ये भी तो एक एंगल बनता है ना। बिल्कुल, दिस इज ऑल योर ड्यूटी टू डायग्नोज दैट थिंग कि आया कि पूछ लें प्लीज। हाँ जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप किसी पे नहीं कि ये जो शख्स मुझसे आके मिला है या मिली है, इसका मोटिव क्या है, ये क्या चाहता है, मशवरा करें और फिर आप अगला स्टेप उठाएं। बात ये भी तो है ना सिद्रा कि आपकी क्या डिमांड है। लोग ये भी तो चाहते हैं कि चलो वक्ती दोस्ती करने में क्या हर्ज है, लेकिन फिर दोनों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए, या तो दोनों अगर एडल्ट्स हैं और दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जी एक मुहज़्ज़ब सलाम दुआ की दोस्ती है, लेकिन अगर लड़की ये ख्वाब देख रही है कि जी वो तो रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग कहता था और इसका मतलब है मुझसे शादी करना चाहता है, 5-6 मुलाकातों के बाद वो पूछ रही है कि जी आप अपने वालिदैन को कब भेज रहे हो, ये बात तो कभी हुई नहीं थी। तो ऐसे तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे तो 20-25 लोगों के घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने मैसेजेस करता हूँ। बात सारी ये है कि कोई बच्चा नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करें, सब एडल्ट हैं, सब होशियार हैं अपने मामले में, मैचिंग करना, ड्रेसेस पहनना, शक्ल सही सब आ गया है। घर में बहाने बना के मुलाकात के लिए जाना, ये सारी होशियारी है। लड़कों को हाँ। पता है, लड़कियों ये भोले काके वहां बनते हैं जहाँ नुकसान उठाते हैं। सही। नुकसान वो जब भी उठाते हैं जब उनकी गाड़ियां तेज होती हैं और खड्डे सामने नजर आते हैं, फिर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया बुरा है, वो लड़के बुरे हैं, वो लड़की बुरी है। आपकी खुद की भी तो ख्वाहिश होती है ना, तो उस ख्वाहिश को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, फूक फूक के चलें। आई एम श्योर कि आप नुकसान नहीं उठा सकते। साइकियाट्री में एक और बात है, हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर सदाकत साहब कहते थे कि 70% गलती का जो रिजल्ट मिलता है वो 70% आपकी अपनी उठाए हुआ स्टेप होता है। एब्सोल्युटली। 30% आपको दूसरा डस करता है और आप उसी पे अपने आप को माफ़ी नहीं दे पा रहे होते। और जैसे आपने कई दफ़ा कहा है वजाहत के, अपने आप को बुरी लाइट में कोई नहीं देखना चाहता, तो आसान है अपनी गलती एडमिट करने के बजाय दूसरे के थोप दो। बहुत शुक्रिया वजाहत फॉर बीइंग हियर विद अस। वी स्टार्टेड ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट दिस मॉर्निंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए, वील हैव अ वंडरफुल डिस्कशन लाइंड अप फॉर यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात आज करते हैं एक और रुझान की। हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ रहा है नंबर्स कोर्ट मैरिजेस का, यानी वो लोग जो, जैसे कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो बहुत सारे नौजवान कपल्स और जोड़े कोर्ट का रुख करते हैं कि वो बाइज़्ज़त तौर पे रिश्ता या ज़वाज में बन जाएं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, यकीनन कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन यहाँ पे बात करना चाहेंगे उन रुझानात की, उन रीज़न्स की, उन कंडीशंस की जिसकी वजह से एक जोड़ा ये कदम उठाता है। क्या ऐसा समझा जाता है कि ख़ानदान उनकी पसंद के रिश्ते पे, उनकी पसंद की शादी पे क्या आमादा नहीं होंगे, तब वो ये कदम उठाने पे मजबूर होते हैं, या कोई और वजूहात भी इसकी होती हैं? और फिर ऐसी शादियों के बाद ऐसे कपल्स को, ऐसे शादीशुदा जोड़े को किस नज़र से देखा जाता है? क्या उनकी फैमिलीज़ उनको कबूल करती हैं? क्या माशरा, क्या समाज उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है? ये आज हम जानते हैं। इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसको आपके सामने रखेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। सबसे पहले जी आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ैनब अंसारी। शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इसके अलावा पर्सनल डिफेंस की, सेल्फ डिफेंस की आपको ट्रेनिंग भी देती हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया फ़राह फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। ख्वाजा साहब, मुझे बताएं कि थ्रू आउट ही हमने हिस्ट्री में देखा है कई कपल्स कोर्ट का रुख करते हैं और अपने साथ अपने गवाहों को लेकर आते हैं। सर्कमस्टांसेस वैरी करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट हमें रीज़न नज़र आता है कि ये वो कपल्स होते हैं जिनके अपने रिश्तेदार, घर वाले इस शादी पे आमादा नहीं हैं। तो क्या उनका ये इंतहाई कदम होता है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता? आप कैसे देखते हैं इसको? ये सिदरा बेसिकली जो है ना, ये लास्ट ऑप्शन होता है उनके पास, क्योंकि उसके बाद फिर या तो ब्रेक हो जाता है या फिर वो घर में कोई फटाई हो जाता है, झगड़ा वगड़ा, और उस वजह से। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ क्रैक कर दूँ कि लोग कोर्ट मैरिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट मैरिज एक्चुअली होती थी जब दोनों स्पाउसेस का कोई रिलीजन ना हो, सही, ना क्रिश्चियन लॉ के तहत आते हैं ना इस्लामिक लॉ के तहत आते हैं। अब जैसे हमारा निकाह है तो इस्लामिक लॉ के तहत होता है, मोहम्मदन लॉ के तहत। वो निकाह नामे का फॉर्म है, ये अयूब खान ने उस ज़माने में आइली कवानीन में बनाया था। क्रिश्चियंस का भी इसी तरह अपना लॉ है, वो क्रिश्चियन लॉ के तहत मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज ये होती थी जिस तरह ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है कि रजिस्ट्रार के पास जाते हैं दो बंदे और वो जाके कहते हैं कि हम जो है एग्रीमेंट किया है, शादी करना चाहते हैं, आप हमारी शादी रजिस्टर कर लें। उसको बाकायदा रजिस्टर कर लिया जाता था प्री पार्टीशन उस वक्त, और उसका नाम होता था कोर्ट मैरिज। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या कर दिया है कि वो लड़का और लड़की आ जाते हैं, वो एक 100 रुपये के एफिडेविट के ऊपर लड़की लिख कर देती है ताकि कल को FIR ना हो जाए। उसे कहते हैं फ्री विल एफिडेविट। वो कोर्ट के बाहर ही सारे टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, उनके वहाँ बने बनाए ड्राफ्ट हैं, बस वो नाम डालते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं और वो बना कर दे देते हैं। उस एफिडेविट को मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाते हैं और फिर मौलवी साहब को दे दें। तो मौलवियों के अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, वहाँ सिटी कोर्ट में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आप दोनों बैठ जाएं। 2 गवाह अपने ले आएँ, अगर ना हो तो मौलवी साहब के पास 2 गवाह बैठे होते हैं, वो उनका नाम भर के आपका माशाल्लाह वो पढ़ देते हैं, अल निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और फिर मौलवी साहब कहते हैं मुबारक। इस कोर्ट मैरिज की या ऐसी कार्रवाई की कानूनी हैसियत क्या है? यानी अब कानूनी तौर पे आप मियाँ बीवी हैं? जी, कानूनी हैसियत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लाम में निकाह के लिए इजाब व कबूल ज़रूरी है और कंसिडरेशन यानी वो हक़ महर वो ज़रूरी है। तो मौलवी साहब जो काम करते हैं वो तीनों चीज़ें कवर कर लेते हैं। उनके पास निकाह फॉर्म होता है, उसमें दूल्हा का नाम, दुल्हन का नाम, इजाब व कबूल वो बाकायदा पढ़ कर सुनाते हैं। मैंने फ़लाँ दुख्तर फ़लाँ आपके निकाह में दी बाइवज़ हक़ महर इतना राइजुल वक़्त, तो वो अमूमन कोर्ट में 50,000 रखते हैं। साहब, इस पे थोड़ी सी और मैं वजाहत आपकी चाहूँगी कि वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं, या किसी ऐसे शख्स से शादी करते हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है लेकिन शहरियत उसकी शायद बरतानिया की है या अमेरिका की है, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि आपकी 2 शादियाँ होती हैं। यानी यहाँ से अगर आप निकाह करके, वलीमा करके, रुखसत करा के भी बीवी को लेके गए हैं तो वहाँ पर कोर्ट में जाके अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपके निकाह नामा सिदरा करवाते हैं वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए। वो इमिग्रेशन में जब अप्लाई करते हैं कि शी इज़ माई स्पाउस, और स्पाउस वीज़ा जो होता है वो बड़ा फ़ौरन मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है।
परमानेंट, मसलन अगर हस्बैंड ने वहाँ 10 साल रह के अपना पासपोर्ट हासिल किया है तो उस लड़की को फिर 10 साल नहीं गुजारने पड़ते, वो हस्बैंड के पासपोर्ट के ऊपर स्पाउस बन के। लेकिन ख्वाजा साहब थोड़ी सी इसमें और वजाहत कीजिएगा कि अगर दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं और वो रह रहे बरतानिया में हैं और उनके घर में उनके ख़ानदान के साथ मिलकर उनका निकाह होता है, फिर भी वहाँ पे वो कोर्ट में जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान में इस तरह का लॉ क्यों नहीं है कि हर शादीशुदा जोड़े को अपनी शादी इस तरह कोर्ट में जाके रजिस्टर करानी है, या उसका क्या तरीका? अच्छा, हमारा कोर्ट का नहीं रखा जी। ये जो आइली कवानीन थे वो जो अयूब खान के ज़माने में आए थे 1962 का कहते हैं ऑर्डिनेंस, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, तो उसके तहत हमें यूनियन काउंसिल में जमा कराना पड़ता है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल होता है, जो भी निकाह बनता है उसको वो मौलवी साहब को जो फॉर्म दिए होते हैं, मौलवी की ड्यूटी होती है कि वो जाके उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाए, ताकि अगर आपको कभी आपको उसकी सर्टिफाइड का कॉपी चाहिए हो तो आपका निकाहनामा गुम हो जाए, आप 10 साल भी चले जाएं, उनको तारीख बताएं, वहाँ रजिस्टर पड़े होते हैं, आपके निकाहनामे की चौथी कॉपी मिल जाएगी और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। बिल्कुल सही। या निकाहनामे में बड़े रद्दो बदल होते हैं हक महर में, जैसे 50,000 हक महर हुआ, बाद में उसको एक सिफरा बढ़ा के वो 50 लाख हो जाता है, तो उसकी फिर कॉपी वहाँ पड़ी होती है यूनियन काउंसिल में, ताकि ओरिजिनल जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका पता करें। अच्छा, ये तो इसका कानूनी पहलू हो गया। 18 जो होता है जिसमें आया लड़की को तलाक का हक तफवीज किया गया जी या नहीं। ख्वाजा साहब, आज के इशू पे वापस आना चाहूँगी। जब हम कोर्ट मैरिज की बात करें, आपने वजाहत दी कि जाहिर सी बात है इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ज़ैनब, इस पे आपकी तवज्जो चाहूँगी। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज, तो आपने कहा कि ये भी एक इस्तिलाह गलत है, लेकिन भाग कर शादी करना, ये भी हम आम तौर पर कहते हैं कि यानी लड़का लड़की के घर वाले राज़ी नहीं थे, उन्होंने जाके खुफिया तौर पर वो लड़की बग़ैर इजाज़त के निकली, घर वालों को रजामंदी उसने परवाह ना की और लड़के से निकाह कर लिया। लाइकवाइज द मेल हैज़ ऑल्सो डन द सेम। इसको हमारे माशरे में किस निगाह से देखा जाता है, और जो पर्टिकुलर इसमें चीज़ है कि भाई लड़का लड़की राज़ी थे, उनको दूसरों की रजामंदी नहीं मिल रही थी, फिर भी ब्लेम लड़का लड़की पे क्यों आता है आपके ख्याल में? ये एक्चुअली काफ़ी एक अजीब सेंस ऑफ कंसेंट का एक इशू है हमारे माशरे के अंदर। हालांकि दोनों जिनकी शादी हो रही हो उन दोनों के कंसेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे सिलसिले के अंदर, बट फिर भी उनको ये बताया जाता है नहीं आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी। हमारी सोसाइटी इस तरीके से बिल्ड हुई हुई है, पेरेंट्स के अलावा आपके भी बाकी एक्सटेंडेड ख़ानदान, वो सब की मशवरों से फिर आप शादी करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी से शादी करते हैं। अब दिस डेट्स बैक टू मैनी ईयर्स अगो, प्रॉबेबली सेंचुरीज़, जहाँ शादियाँ सिर्फ बिज़नेस एस्पेक्ट से की जाती थी या फैमिलीज़ को जोड़ने के लिए या एम्पायर्स को बढ़ाने के लिए। वही कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास तो पहले होती नहीं थी, बट लोअर क्लासेस के अंदर सीपन हुई है, और वही कॉन्सेप्ट आज तक चल रही है अभी। सो कंसेंट इज़ प्रीटी मच द प्रॉब्लम दैट इज़ है। एब्सोल्युटली। फरा, आप इसको कैसे देखती हैं कि रजामंदी लड़का लड़की की तो है, घर वालों की नहीं है, जिसकी वजह से या तो कोर्ट में जाके या मस्जिद में जाके उन्होंने निकाह कर लिया है, लेकिन इसको फिर भी माशरा भाग कर शादी करने की निगाह से देखता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि बेसिक अस्सलाम वालेकुम सदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, और आपके गेस्ट को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। बहुत ज़बरदस्त पैनल है आज का, और टॉपिक तो अनबिलीवेबल, बिकॉज बेसिक राइट है ये आपका। आपकी शादी आपकी मर्जी से हो सकती है, ये चाहे वो आप लीगली कह लें या रिलीजियसली कह लीजिए, इसमें आपका कॉन्सेंट बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्यों इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती? क्योंकि आज भी आपके इस बेसिक राइट को देखा कैसे जा रहा है कि शायद बागी होके कर रहे हो, शायद अपने ख़ानदान के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, अपने रस्म व रिवाज को तोड़ के कर रहे हो, तो इसलिए उसको जो लेबल दिया जाता है भाग के करने वाला, उसका असल मकसद ये है कि आपको बुरा फील करवाया जाए, आपको गिल्टी फील करवाया जाए कि आपने जो हरकत की है ये बेसिकली आपने डिसरिस्पेक्ट किया है अपनी फैमिली को, अपने रिचुअल्स को, अपने बैकग्राउंड को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को। तो इसमें जो राइट है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, अगर वो अबव 18 है ना, आई एम श्योर ख्वाजा साहब अग्री करेंगे जी इस बात से, उनका राइट है, चूज कर सकते हैं हु टू मैरी, व्हेन टू मैरी, इफ दे फॉल इन द राइट एज। साइकोलॉजिकली भी अगर आप इस चीज़ को देखती हैं, तो आप अगर किसी ऐसे के साथ किसी को बांध देते हो जो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए वो सिर्फ एक बर्डन ही बन जाए और सिर्फ समझौते के तौर पे आपसे उस शादी को निभा रहे हो, आपकी अपनी रजामंदी ना हो, तो लाइकलीहुड ऑफ डिवोर्सेस, करंट रेशो ऑफ डिवोर्सेस जो बढ़ रहा है, फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो एटलीस्ट इतना स्पेस ज़रूर दें कि रजामंदी तो हो,
एक दूसरे को देख तो लें, समझ अच्छा, इसके तो लें। कई पहलू निकलते हैं। जैसे ही जहन में कोर्ट मैरिज या भागकर शादी का कॉन्सेप्ट आता है तो हम समझते हैं कि जैसे कम उम्री की मोहब्बत है, जालिम समाज है, शादी नहीं करने दे रहा, और देयरफॉर जिस तरह आप डट कर खड़े हो जाएं और आप कहें नहीं जी मुझे तो इसी शख्स से शादी करनी है, तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने कि वो एक्ट ऑफ डिफायंस यानी आपकी बगावत की ललकार समझा जाता है ऐसा कोई कदम। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आकर ये बात भी करेंगे कि कई दफ़ा वाकई आप बहुत वल्नरेबल पोजीशन में भी होते हैं। कई लोग बेजोड़ शादियां भी भागकर होती हैं, यानी एक 18 साल की लड़की को अगर वरगला कर कोई 40 साल का मर्द उससे शादी कर रहा है, फैमिली रजामंद नहीं है, तो क्या ये उनका हक नहीं है कि बच्ची को गाइड करे, कि उसको अच्छे बुरे की तफरीक बताएं, और वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, इस पर बात हम करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे ख्याल में अहम मुद्दा है वो ये है कि भागकर शादी एक्ट ऑफ डिफाइंस समझा जाता है माशरे में, ये बात हमने इस्टेब्लिश की, लेकिन साथ साथ चाहे कोर्ट में हो, रजिस्ट्रार करें या किसी के आप निकाह ख्वाह के पास जाएं, जो भी शादी सीक्रेटिव रखी जाती है उसमें यकीनन कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी इन्वॉल्व है, ख़ास तौर पे एक खातून के लिए। ज़ैनब कोर्ट में शादी कर ली, निकाह हो गया, लेकिन फिर भी अगर लड़का आपको दुनिया के सामने, माशरे के सामने अपनी बीवी की हैसियत से कबूल नहीं कर रहा और आपको मुतारिफ वैसे नहीं करा रहा, तब दाल में कुछ काला है। हाउ विल द गर्ल फील सिक्योर आपके ख्याल में? वेल, दिस वेरी लिटिल दैट अ गर्ल कैन एक्चुअली डू विद इन दिस माशरा, जिस अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज इस माशरे के अंदर हमें एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है, बाप, बेटा, मियाँ। और अगर मियाँ आप वो बता ही नहीं रहे लोगों को कि आपके साथ शादी की है, तो उसमें और एक अफेयर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक्चुअली, वो उसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ गया कहानी के अंदर, सो नॉट टू डिफरेंट। फ़रा, आप क्या कहेंगी? यानी कई ख़वातीन शायद किसी रिश्ते को एक लीगल हैसियत देने के लिए, माशरे में एक मुकाम के लिए अगर प्रेशराइज़ करके या उनको प्रेशराइज़ करके कोर्ट मैरिज कर ली गई है, खुफिया निकाह कर लिया गया है, लेकिन उनके पास फिर भी समाजी हैसियत नहीं है, तब वो खातून क्या कर सकती है? क्योंकि अब वो और वल्नरेबल हो गई है। अगर वो ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस करेगी तो 2 मिनट के अंदर उसको तलाक भी मिल सकती है, तब वो क्या करे? सदरा, मेनली ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जब ख़वातीन ये डिसीजन लेती हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप को अरे एक ऐसा अमली जामा पहनाना कि जिसमें वो लीगल हैसियत रखे, तो कपल अप्रोच करता है कि चलो निकाह करते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। बट इवेंचुअली उसका इंटेंट क्या होता है? इंटेंट यही होता है कि जो रिश्ता है उसको एक लीगल नेम दिया जा सके, जबकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको वो सोशल सपोर्ट या आपको वो अज़वाजी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है समाज में, आप डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। निकाह का मीनिंग क्या है? निकाह का मीनिंग है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप इसके निकाह में हो, वो आपके निकाह में है। लेकिन जब आप उससे छुप रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, तो आपका इंटेंट क्या आता है? इंटेंट ही यही है कि आपका बेस एक ऐसी बुनियाद पे है जहाँ पर आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी धोखे में तो रखे हुए हो, और आंखें बंद करके ये समझ रहे हो बेसिकली कि चलो शादी निभ जाएगी, शादी चल जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो किसी और के सामने अगर वो आता है आपका रास, साइकोलॉजिकली आप बताओ ना वो क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। बिल्कुल सही। तो जो खवातीन या जो लड़कियां ये समझ रही हैं कि ऐसा इंतहाई कदम उठा के वो ज़्यादा सिक्योर हो रही हैं, लोग उनको अलग नहीं कर सकते, समाजी तौर पे अगर देखा जाए ख्वाजा साहब, तो क्या वो अपने आप को और मुश्किल में, वल्नरेबिलिटी में डाल रही है? क्योंकि जहाँ उसका ख़ानदान, उसके उसकी कम्यूनिटी उसके पीछे है, तो शायद कुछ असर डाला जा सकता है। देखिए, तलाक तो किसी पॉइंट पे भी हो सकती है, लेकिन एक तन्हा खातून के लिए, एक तन्हा लड़की के लिए क्या लड़ना ज़्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। और सिदरा क्या है कि ये करते क्या है, ज़्यादातर ये जो एजेड लोग होते हैं, ऑलरेडी मैरिड होते हैं, पहली बीवी से 5 बच्चे हैं, बताते नहीं है, जो दफ्तर में काम करती है उसे पकड़ के इस तरह उससे सीक्रेट निकाह कर लेते हैं, उसको कन्विंस करके किसी तरह। बाद में पता चलता है कि 3-3 बच्चे हो जाते हैं, उनका बे फॉर्म में नाम नहीं लिखवाते कि वो फैमिली रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा, सर्टिफिकेट में। इतनी औरतें हैं जिनके इस तरह के शौहरों ने बे फॉर्म में बच्चों के नाम नहीं लिखाए, फिर जब स्कूल में दाखिला आता है तो बड़ा मसला होता है, वो हमारे पास आती हैं कि साहब मेरा बे फॉर्म बनवा दें। और पहले तो ये था कि वो अब कोर्ट में दरख्वास्त देते थे, फिर वो नादरा वाले कहते थे कि शौहर आएगा वो नाम लिखवाएगा। अब उन्होंने कोई आसानी कर दी है, अभी एक लड़की खुद जाके करा के आ गई है, वो मुझे बता रही थी कि उसने कहा शौहर की ज़रूरत नहीं है, वो शौहर आता ही नहीं था, टाइम दे के नादरा के ऑफिस में नहीं पहुंचता था, बेचारी 4-5 दफ़ा गई,
वो भी ऑफिस में काम करती थी, छुट्टी लेके जाती थी, वो आता ही नहीं था। अच्छा, आखिर उसको नाजरा के अफसर ने कहा कि बीबी आप खुद भर दे फॉर्म, और उसने भर दिया और उसका बे फॉर्म बन गया उसके बच्चे का। साहब एक मसला हमारे सामने से गुजरा है और मैं चाह रही थी, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि इंडियन स्पीकर सदगुरु ने भी एक स्टेटमेंट दी हुई थी और वो भी कह रहे थे कि जी मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हेयर से की बुनियाद पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर हिंदू मैरिज है वो पाकिस्तान की कोर्ट्स रिकग्नाइज नहीं करती, ये उनका जवाब है। इसमें क्या सूरत हाल है? क्योंकि उन्होंने जो किस्सा बयान किया, उन्होंने कहा कि जी एक हिंदू मैरिड कपल था और बीवी को अगवा किया गया, उसको फोर्सफुली या व्हाटएवर रीज़न से उसका निकाह किसी आदमी से कराया गया, लेकिन जो उसका पहला शौहर है, यानी वो जो शख्स जो उसी के मज़हब के मुताबिक हिंदू उसका शौहर है, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। ये क्या सूरत हाल बनती है? नहीं, वो हिंदू मैरिज एक्ट है जी। और उसके लिए स्पेशल होता है, किसी को नॉमिनेट किया जाता है। आम फैमिली कोर्ट में वो नहीं जाता केस। जैसे पारसीज हैं तो इनकी जो डिवोर्स होती है तो हाई कोर्ट का जज नॉमिनेटेड है। सही। तो मैंने एक पारसीज की डिवोर्स कराई थी, तो वो हाई कोर्ट का जज नॉमिनेट किया था चीफ जस्टिस ने, फिर उनके पास हमारा केस चला था और फिर उनकी एक कौंसल होती है, फिर वो कौंसल को नोटिस किया था जज साहब ने, फिर कौंसल ने अपनी वो डिवोर्स करा के सर्टिफिकेट दिया था, फिर जज साहब ने उसको एंडोर्स किया था। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये इसी जो तरह हिंदू फैमिली एक्ट है। अब मुझे नहीं पता कराची में कौन उसका नॉमिनेटेड जज है, कोई ना कोई एक जज होगा जिसके पास ही होगा। बाकी हमारे मुसलमानों के तो आम जो फैमिली कोर्ट्स बने हुए हैं उसी में केस जाता है। बिल्कुल सही। मुस्लिम फैमिली ज़ैनब, मुख्तलिफ मज़ाहिब या मुख्तलिफ मसलकों से शादी करने वाले या कभी कभार एथनिसिटी, जो लोग बहुत जी अपना जो ज़ात पात पे बिलीव करते हैं कि नहीं जी हम ऊँची ज़ात के हैं, फ़लानी ज़ात में, या हम अपनी कम्यूनिटी से बाहर शादी नहीं कर सकते, वहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। और वहाँ पे देखा भी गया है कि लोग बगावत करते हैं इस तरह का। जब आपने बहुत पहले कोशिश की कायल करने की, कायल नहीं हुए, आपने ये इंतहाई कदम उठाया, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि ये ख़तरनाक दुश्मनियाँ बन जाती हैं। ऐसी मैरिजेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हंट डाउन करते हैं, कभी कभार गैरत के नाम पे दोनों को कत्ल भी कर देते हैं। इस माशरती रवैये को आप कैसे देखती हैं? मैंने बहुत रिसेंटली बहुत इंतहाई एजुकेटेड और वेल टू डू फैमिलीज़ के अंदर ये तमाशा होते हुए देखा है। और अच्छे दोनों मियाँ बीवी जो जिन्होंने पे ये भाग की शादी की, कोर्ट मैरिज की, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे थे। लाइक बोथ ऑफ देम आर वेरी डिसेंट, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड मैच। बट फैमिली को ये था कि ये हमारे कास्ट की नहीं थी। अब आप कितने लोग पैदा करेंगे अपने कास्ट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जेनेटिक इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर, इतने डिसेबिलिटीज़ हैं। आई वर्क विद स्पेशली एबल्ड पीपल, तो ये इतनी डिसेबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ हमारी ये एक ऑब्सेशन है कि हम अपनी ही एरिया के अंदर, अपनी ही प्योर ब्लड के अंदर शादी करें। इंटर मैरिजेस से बहुत इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। ये फैमिलीज रियलाइज़ नहीं करते हैं एक्चुअली कि अगर अपने ख़ानदानों के बाहर, अपने कास्ट के बाहर शादी करें तो बुराई नहीं है उसके अंदर। मे बी नए कल्चर्स आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी सीखने को, उनके भी अपने अच्छाई बुराई वो भी लेकर आएंगे। लेकिन प्योरली देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माशरती हवाले से, दीनी, समाजी, कानूनी तौर पे एक लड़का और एक लड़की जो बालिग उम्र के हैं 18 साल के बाद, उन दोनों के पास ये हक़ मौजूद है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें, अपनी मर्ज़ी से किसी को सेलेक्ट करें जिसके साथ वो रिश्ता इज़्दिवाज चाहते हैं। लेकिन अगर मैं प्योरली फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ फ़रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की जब भी अपनी इस मर्ज़ी को एक्सरसाइज करती है, एक बैकलैश आता है। यानी अगर शादी हो भी गई, आप अपने ससुराल चली भी गई, ऐसा लगता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि आपका शौहर ही इस बात पे भी आपको ताना दे सकता है कि तुमने तो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं किया, तुमने उनके साथ वफा नहीं की, तुमने मेरी बात सुन ली, तो मैं तुम पे कभी बिलीव नहीं कर सकता। ये क्या फिनोमेना है? So that's so strange, I tell you. मेरी PhD जो है वो मैरिटल सेटिस्फैक्शन और डिप्रेशन पर है। तो इत्तेफाक हुआ 600 कपल्स को पढ़ने का। तो मजे की बात आपको बताऊंगी, जो क्लिनिक में जितने भी कपल्स आते थे, जब उनसे ये इंटरव्यू लिया गया कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, और स्पेशली अगर लव मैरिज है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, और अरेंज मैरिज है तो क्या रीजंस है। तो अरेंज मैरिज का रीजन जो सबसे मजा आता था वो ये था कि भाई शुक्र है अम्मा बाप पसंद कर ले आए, अपनी पसंद से लाते तो सारी जिंदगी सूली पे लटके रहते। उनको जो है वो डर क्या था, उनको ये ताने का डर था। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हर वक्त ताना मिलता रहे, इन्हीं की पसंद के लिए और ज्यादा वक्त तो इन्हीं के साथ गुजारना है उसने। तो दिल को तसल्ली क्या थी कि इन केस अगर नहीं निभी या कोई झगड़ा हो गया या खड्डा हो गया तो कल को जाके माँ बाप को बोल सकता है आप लेकर आए थे ना,
और अगर हम खुद लेकर आ गए या खुद कर ली तो सारी जिंदगी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, खुद ही तो की थी, तुमने ही तो की थी, अब तुम ही भुगतो, तुम ही संभालो। तो आप समझ रहे हो सिद्रा कितना प्यारा रिश्ता जो बुनियाद रखी जा रही है वो बेसिकली इसीलिए ऐसी रखी जा रही है कि आप शुरू में ही ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो कि बुरा ही होना है, डिफेंड कैसे करना है हमने आपको, वो देख लेते हैं पहले। यानी एक अनापरस्ती का आपको एक नेक्स्ट लेवल नजर आता है कि आपने प्रॉब्लम्स देख ली, आप पहले से ही एस्केप गोट तलाश कर रहे हैं कि यार ब्लेम किसको करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्लेम गेम के लिए आप पहले ही तैयार हैं। सही सही। सिद्रा ये प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों में है जो अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं होते और वो फैमिली इनहेरिटेंस और जॉइंट फैमिली बिजनेस में फंसे होते हैं, जॉइंट फैमिली के मकानों में रह रहे होते हैं। जो यंग लड़के खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, कोई बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, कोई लड़की लगी हुई है डॉक्टर है, आपस में शादी कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे ख्वाजा साहब एक सवाल आपसे और भी करना है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इस कदम का फैसला कर चुके होते हैं और हो सकता है आपने किसी बहुत ही स्ट्रेन सी सिचुएशन में घर से कदम निकाला है, यानी लड़की को रात के वक्त घर से निकलना पड़ रहा है, उसको कोई ट्रेन या बस लेके कहीं पहुंचना पड़ रहा है, अगर बीच रास्ते में बिफोर द शादी कोई आपसे धोखा कर जाए, या मिसाल के तौर पे आपने कोर्ट मैरिज कर ली है और चंद दिन के बाद वो इंसान चंपत हो जाए और आपको कहीं मिल नहीं रहा, तब एक खातून क्या कर सकती है? या तो कोर्ट मैरिज अगर नहीं हुई है और वो घबरा रही है कि अब मैं घर वापस जाऊंगी तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी कि मैं आधी रात को कहाँ गई थी, या दूसरी तरफ ये कि 4 दिन गायब रहने के बाद अब अगर वो शौहर नामदार साहब गायब हो चुके हैं तब वो क्या करे? ये दोनों तीनों सिचुएशंस हम अपने पैनल से डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चलें ये आपकी रजामंदी है, आपका कानूनी समाजी दीनी हक है, लेकिन इसको एक्सरसाइज करते हुए अगर आपका जो साथी है वो साथ ना निभाए तब क्या करें? कई ख़वातीन उन्होंने अगर घर से कदम उस वक्त बाहर निकाला है, बीच मझधार में कोई छोड़ के चला गया है, तो अब वापसी का रास्ता कैसे लिया जाए? घर वालों को कैसे बताएं कि जी ये सामान लेकर आधी रात को कहाँ गई थी या दिन के वक्त भी कहाँ गई थी? या दूसरी सूरत हाल कि अगर ऐसी शादी कर भी ली गई है और यकायक हफ्ते बाद, महीने बाद, एक शादीशुदा ज़िंदगी उस शख्स के साथ गुजारने के बाद वो शख्स गायब हो जाए, आपको नहीं पता कि वो कहाँ गया, तब क्या करें ख़वातीन? फ़रा, सबसे पहले आपके पास लेके आऊँ ये सवाल। अगर सिद्रा ये सिर्फ कहानी नहीं, ये स्टोरी नहीं, ऐसा होता है और बहुत हुआ है। हाँ। ऐसा कि आप एक दिन की दुल्हन, बंदा गायब हो गया है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जब हमारे क्लिनिक में इस तरह की बच्चियाँ आती हैं और वो इतनी डेविस्टेटेड होती हैं साइकोलॉजिकली, सो खुदारा प्लीज़ जब आप इतना लाइफ का बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो किसी को अपने घर वालों में से ट्रस्ट में ज़रूर लो। आपकी फैमिली से ज़्यादा कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई। आप अगर छुप के शादी कर भी रहे हो तो फिर आप किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, क्योंकि शादी इन इटसेल्फ इज सच अ बिग कॉन्स्टिट्यूशन कि आपसे वैसा तो नहीं ना कि 2 लोग जुड़ गए और बस पूरी ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी के किसी न किसी चैप्टर में आपको अपनी फैमिली की नीड, हेल्प, नहीं तो मिलना मिलाना चाहिए ही होगा। अच्छा ठीक है, एक शख्स से आपको मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, आप उसकी बीवी बनना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी रिश्तों से आपने क़त्ए ताल्लुक़ करना है। ये ज़ैनब, आपको क्या लगता है कि यानी ऐसी ख़वातीन क्या ये सोचती हैं या उनको लगता है कि जब शादी हो जाएगी तो घर वाले कबूल कर ही लेंगे? क्या हो रहा होता है उस वक्त जहन में? आई बिलीव दैट उनकी जजमेंट काफ़ी क्लाउडेड होती है जब ये डिसीजंस लेते हो, और ज़्यादातर अगर आप देखें एग्जांपल्स वो छोटी होती हैं उम्र में। ये आपको ज़्यादातर ये बड़ी उम्र में नहीं देखेंगे इस तरह की स्टेप्स, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑब्वियसली। और आपका जो ख़ानदान है, ऑब्वियसली कुछ लोगों के ख़ानदान मुश्किल होते हैं, उधर समझाना, अब इजाज़त लेना। कुछ लोगों के ख़ानदान में ये मुश्किलात नहीं होते और उसमें भी अगर ये करें, एंड होते इस तरह के एग्जांपल्स जहाँ वो काट देते हैं अपने रिश्तों को, तो वो गलत है, ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए। और आगे ये आप अपना ही सेफ्टी नेट काट रहे हैं बिल्कुल सही। बेसिकली। लेकिन ज़ैनब, मैं आपके सिर्फ एक बात से इख्तिलाफ़ करूँगी, मुझे नहीं लगता कि इसका ताल्लुक उम्र से है। यस, अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि यंग एज हो सकती है, लेकिन ख्वाजा साहब हम तो बचपन से ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखते जिसमें लोग कहते हैं कि वेगस में ही मिले थे, वो वाहिद एक जगह है जहाँ वहीं पर शादी कर ली उन्होंने और उसकी लीगल हैसियत भी है बाकायदा। और कई हॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जिनकी शादी 3 दिन की थी, 4 दिन की थी, उन्होंने कहा वो तो हमें पता नहीं था, आई थिंक वी वर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, वी गॉट मैरिड बट नाउ वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर। वो माशरा वहाँ डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो फिर देखें ना, शादी हो जाती है तो एक कमिटमेंट हो जाती है। सही। वहाँ क्या है, वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सही। एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। दिल मिला तो बोला शादी हो गई, शाम को बोला भाई अब जहन नहीं मिलता तो नहीं, अब जहन नहीं मिलता तो बढ़ गए। सही, सही। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ तो एक दफ़ा शादी हो जाती है
तो वो तो बड़ी कमिटमेंट हो जाती है, फिर तो इद्दत भी गुजारनी पड़ती है तलाक की, सही। और वो तो बड़ा कुछ करना पड़ता सर है। आपकी लीगल एडवाइस टू विमेन जिन्होंने ऐसा इंतहाई कदम उठाया है, या तो शादी से पहले या शादी के कुछ अरसे बाद वो शख्स उनका साथ छोड़ गया है, आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले एडवाइस करूंगा, ये तो मैं इसमें हक में हूँ कि आप अपनी मर्जी की शादी करें, लेकिन ये एडवाइस करूंगा कि देखें, शादी करते वक्त सिर्फ शादी नहीं करनी होती, सिक्योरिटी चेक करें, देखें उस आदमी के पास जॉब है, उसके पास रहने के लिए घर है, आपको घर में ले जाएगा या ऐसे लेके घूमता रहेगा दोस्तों के घरों में। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक करनी है। आया उसकी इनकम इतनी है कि मंथली एक्सपेंसेस अपने और आपके बर्दाश्त कर सकेगा, मकान किराए पे ले सकेगा तो उसका किराया दे सकेगा, बिजली का बिल दे सकेगा या नहीं। बेसिक एमेनिटीज़ जो है, मतलब कोई अयाशी नहीं चाहिए, रहने को घर चाहिए, खाने के लिए चीज़ चाहिए। तो इस तरह के आदमी से आप शादी करें, बिल्कुल चलते फिरते पे नहीं कि स्कूटर पे मिला था तो आगे पार्क में शादी हो गई। इस तरह के आदमी से करेंगे तो अगले पार्क में छोड़ जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब, फिर ना आप घर की रहेंगी ना बाहर की रहेंगी। ये तमाम चीज़ें चेक भी कर ली, लेकिन जिस तरह होता है ना हमारे माशरे में, जब शादी से पहले नहीं मान रहे थे ख़ास लड़की के लिए, तो कई दफ़ा घर वाले अड़ जाते हैं, वो फिर भी डट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं कबूल करते। अब ये मामला कुछ अरसे चलता है, दूसरे अरसे चलता है, जज्बाती तौर पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग करके अगर लड़के को इस बात पर कायल कर ही लिया कि तलाक दो, तब वो लड़की क्या करे? जी ख्वाजा साहब। बस जी, वो बेचारी तो फिर वो बेयारो मददगार हो जाती है। बस फिर इसमें तो देखे ना जी, जो घरों वाले निकाह करवाते हैं, आपने देखा होगा कई फैमिलियों में निकाह के टाइम पे बड़ी बहस हो रही होती है कि जी 10 लाख रुपया हक महर लिखें, कोई कहता है नहीं जी मकान लिखें, वो कहते हैं हमें लालच नहीं है, हमने लेना नहीं है, मगर हम अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाह रहे हैं ताकि तलाक देने वाले को फ्री हैंड ना हो। हालांकि 10-10 लाख लिखवाने वाले बाद में रो रो के खुला लेते हैं कोर्ट में, और वो कहते हैं कि वी गिव अप द डावर। ये दोनों रुख है उनके, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, और यही एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है जब लड़की खुद ये डिसीजन ले रही होती है। तो इसी के लिए तो कहते हैं ना, निकाह में आपका वकील कौन है, कौन आपका केस सामने रख रहा है, तो ये वकालत करने वाला कोई नहीं होता, आपकी सिक्योरिटी देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन फरा, क्या आप यानी एक मशवरा मेरे ख्याल में लड़की के घर वालों को भी देंगे? कई दफ़ा उनके लिए गैरत का, अना का मामला बन जाता है कि एक तो नंबर 1 इसने अपनी मर्ज़ी चलाई, जो आपने शुरू में कहा था, एक्ट ऑफ डिफाइंस, बगावत की, लेकिन अगर नुकसान चले उठा ही लिया है, अगर ऐसी लड़की को उसके घर वाले संभाला नहीं देते तो वो फिर और दरबदर हो जाती है। उनको क्या कहेंगी घर वालों को? घर वालों के लिए देखें सिद्रा, मेरा यही मैसेज होगा कि इवेंचुअली अगर आपकी बॉडी का एक हिस्सा इम्पेयर हो जाता है और सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो आप उसको ट्रीट करते हैं, उसको काट के नहीं फेंकते। अगर उंगली में चोट लगी तो आप उसको दवा लगाएंगे और उसकी पट्टी करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे, हाथ काट के नहीं फेंकेंगे। आपकी औलाद भी आपके जिस्म का हिस्सा है। इफ़ ऐसी कोई चीज़ हुई है आपकी फैमिली में, और जो कि मैं खुद भी बहुत सारे ऐसे केसेस पर्सनली भी जानती हूँ, तो मैं हमेशा उन पेरेंट्स को यही काउंसिल करती हूँ दैट इवेंचुअली आपकी सपोर्ट आपकी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, उसने डिसीजन ज़रूर लिया है, बट एट द बैक ऑफ दी माइंड आपने ये भी जहन में रखना है कि ये रिलेशनशिप इस तरह से ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। जज्बाती फैसले ऐसे होते हैं, हमने आग कर दिया, हम शक्ल नहीं देखेंगे, मरते दम तक नहीं देखेंगे, घर में दाखिल मत होना, तुम्हारी औलाद को नहीं देखेंगे, ये सारी ड्रामाई चीज़ें हैं। इससे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ टूटते हैं। और वो लड़की जो ये डिसीजन ले रही है, प्लीज़ उस अपने जहन में ये रखे कि अगर वो अपने घर वालों से सिंसेयर नहीं हो सकती है तो वो उस शादी से कैसे सिंसेयर हो सकती है। लेकिन माएँ जो है ना, वो हर वक्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती हैं। वो अब्बा जो होता है वो कभी कभी वो एडमेंट हो जाता है, माएँ छुप छुप के जाके भी ना बाप से छुप के बेटी को मिल के आ जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं आप, मैंने माँ को देखा है। मेरा सवाल फिर ये है कि लड़की के सामने कभी कभार चॉइसेस इतनी सिंपल नहीं होती ना। एक तो ये है कि वो किसी को पसंद कर रही है और घर वाले कायल नहीं हो रहे ज़ैनब, लेकिन दूसरा ये है कि ना सिर्फ कायल नहीं हो रहे बल्कि उसकी ज़बरदस्ती कहीं ऐसी जगह शादी करा रहे हैं जहाँ उसकी रजामंदी नहीं है। तब तो उस लड़की के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। या तो इस लड़के के ऊपर चांस ले ले जिससे वो खुद पसंद करती है, या फिर पेरेंट्स के कहने पे एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जिसको वो पसंद नहीं करती। तब वो क्या करे? वो नहीं करना चाहिए, फिर अपनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि जिंदगी तो उसने गुजारनी है। और अगर मगर काश से निकल जाएगी एटलीस्ट के उसको फिर होगा कि पता नहीं शायद मैं उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर लेती। क्या कहेंगी ज़ैनब आप? आई फील लाइक ऐसे सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली देखना चाहिए। एक मैं एग्जांपल दूंगी। एक मेरी दोस्त है, उसकी वो एक लड़के को पसंद करती थी, वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थी खुद लड़की। लड़का वेल टू डू फैमिली से नहीं था, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, उसके अपने इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। लड़का अच्छा था
दो, ही वॉज अ नाइस पर्सन, गुड पर्सन, बट क्या हुआ, इसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई एक और इंसान के साथ। अब 10 साल बाद वो इतनी खुश है, और वो इस डिसीजन से इसलिए खुश है क्योंकि वो स्टेबल था, वो बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई दफ़ा ये भी होता है कि लड़कियां बड़ी आजकल स्ट्रांग भी हैं, लड़कियां भागकर शादी नहीं करती, कोर्ट मैरिज नहीं करती, वो कहती भाई मसला तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करी, मेरे घर वाले तो राज़ी हैं, तो अगर निकाह होगा, शादी होगी, मेरे घर में होगी। ख्वाजा साहब, ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। और माँ बाप आजकल के आपका महंगाई का दौर है, अगर लड़का सामने अच्छा हो तो फौरन एग्री कर जाते हैं कि आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो, हमारे घर में निकाह कर लो। लेकिन अच्छा, अब उसका फिर दूसरा रुख के लड़के वाले फिर भी ना मान रहे हों, और वो इल्ज़ाम ये लगाएं कि इस लड़की ने बल्कि इसके पूरे ख़ानदान ने हमारे लड़के को फंसा लिया, तब क्या किया जाए? हाँ, तो वो तो फिर अब रोते रहें, क्या करें। उसका सुझाव जी फरा कहता ना, उसका बड़ा जबरदस्त यही आंसर है कि देखिए, अगर कोई ब्लेम करने पर आए तो क्या शादी के बाद ये नहीं बोला जाता कि हमारा बच्चा तो बड़ा प्यारा था, उस पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, बिल्कुल 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 सही है। वो तो हर माँ ही कहती है कि मेरे बेटे पे जादू कर दिया। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बहू है, साहब, ये जादूगर है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, ज़ैनब एंड डॉक्टर फरा, बड़ा मज़ा आया। और जी, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और अगर बोल रहा है जादू तो फिर क्या किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन बहरहाल जी, समाजी तौर पे अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को कवर करें, अपनी हिफाजत, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को सबसे अव्वलीन तरजीह दें। ये ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत में अंधा होने का नाम किसी तौर पे भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। कहते हैं प्यार चाहिए, मगर प्यार के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, मगर प्यार के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ज़रूर हमें बताइए ऑन माई सोशल मीडिया। अपना बहुत ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।